भारत की जनसंख्या हमारा आज का टॉपिक, ठीक है। भारत की जनसंख्या, अच्छा इसका इंपॉर्टेंस क्यों है पहले तो ये समझ लो। दुनिया में जो पहले 5 देश हैं, शीर्ष 5 देश, यानी कि पहले 5 जो देश हैं उनमें भारत दूसरे ही नंबर पर आता है। जनसंख्या में भारत जो है पहले 5 देशों की जब बात करी जाती है तो पहले नंबर पे है चीन, दूसरे पे है भारत, भारत के बाद है अमेरिका, उसके बाद है इंडोनेशिया और 5वें नंबर पे है ब्राजील। अब अगर आप इंडिया का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए इंडिया जो है इतनी इंपॉर्टेंस है जनसंख्या क्योंकि दूसरे नंबर पे आता है। प्लस अब इसमें भी एक और खास बता दूं कि अगर आप यूपी का कोई एग्जाम दे रहे हैं तो यूपी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपी की जो जनसंख्या है वो ब्राजील से ऊपर पहुंच गई है, यानी कि 5वें नंबर के देश से ऊपर पहुंच गया है यूपी। अगर यूपी का कोई एग्जाम दे रहे हैं तो जनसंख्या पढ़नी है, समझ लो कि बिल्कुल बेसिक है। एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं क्योंकि जनसंख्या इतनी ज्यादा है और ज्यादा है तभी इसका इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो ये पहले 5 देश हैं, लिखना चाहो साथ साथ लिखते चलिए। ये पहले 5 देश है, शीर्ष 5 देश पता होने चाहिए आपको। इसके बाद कि भाई जनसंख्या का पता कैसे चलता है, जनसंख्या का पता कैसे चलता है तो उसके लिए एक चलाया जाता है जनगणना। जनसंख्या और जनगणना में थोड़ा सा ही अंतर है। जनसंख्या मतलब पॉपुलेशन, यानी कि जनों की संख्या कितनी है वो डिजिट, लेकिन जनगणना में वो पूरी प्रक्रिया कि भैया क्या क्या जनगणना के बाद आंकड़े प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं सेंसस, सेंसस, और जनसंख्या को कहते हैं पॉपुलेशन, ठीक है। अब जनगणना क्या है, केवल लोगों की संख्या ही नहीं बताती बल्कि उसके अलावा के भी कई आंकड़े बताती है। जैसे सेंसस के अंदर आप देखेंगे कि एक तो कुल जनसंख्या बताएगा, कुल जनसंख्या कितनी है, प्लस इसमें बताएंगे कि वृद्धि दर कितनी है, वृद्धि दर यानी कि 10 साल के अंदर। अच्छा जनगणना जो हमारे भारत में होती है हर 10 साल पे होती है, जब 2001 में हुई थी, उसके बाद 2011 में हुई थी। हाँ ये है कि 2021 वाली अभी रुकी पड़ी है। हाँ बिल्कुल हर 10 साल में होती है, तो 21 वाली का कुछ काम हो चुका है, कुछ जो है कोरोना की वजह से रुका पड़ा है, ठीक है। तो एक अलग चीज है। तो ये यहाँ से क्या पता लगता है कि 10 साल में कितनी वृद्धि हुई। एक चीज और पता चलती है कि साक्षरता कितनी है, यानी कि लिटरेसी रेट, साक्षरता दर, कितने लोग ऐसे हैं जो अपना साइन कर सकते हैं या बेसिक जो है जानकारी है उन्हें छोटी मोटी चीजें पढ़ सकते हैं, ठीक है। अल्फाबेट यानी कि अपनी वर्णमाला को पढ़ सकते हैं, अपना साइन कर सकते हैं, और जैसे सड़कों वगैरह पे जो इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं कि दाएं मुड़े बाएं मुड़े, इन सारी चीजों को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो वो साक्षर कहलाते हैं। इसके अलावा इसमें निकाला जाता है लिंगानुपात, लिंगानुपात इंग्लिश में कहते हैं सेक्स रेशियो, यानी कि महिलाओं और पुरुषों की संख्या कितनी है यही से पता लगती है, ठीक है। इसके अलावा जो है एक चीज और निकलती है, उसको कहते हैं जनघनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी कि लोग कितने घने बसे हुए हैं। हो सकता है कहीं पे बहुत दूर दूर हो, जैसे रेगिस्तान है तो वहां पे क्या बहुत दूर दूर गांव मिलेंगे, जबकि यूपी में आप देखोगे कि किसी भी साइड आप चले जाते हैं हर 2-3 किलोमीटर के बाद कोई ना कोई गांव मिल ही जाता है। हाँ ठीक है, तो हाँ बहुत जगह तो 1 किलोमीटर भी नहीं, उससे पहले ही गांव मिल जाते हैं। तो जनघनत्व जो है देखा जाता है, बिहार में और भी ज्यादा है, यूपी से भी ज्यादा है, लेकिन क्या उसका क्षेत्रफल उतना बड़ा नहीं है, छोटा सा है। तो ये सारे इस तरीके के बहुत सारे आंकड़े जो हैं या इनकी गणना जो है वो जनगणना के अंतर्गत की जाती है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि पहली जनगणना कब हुई थी, फर्स्ट जो है, फर्स्ट विश्व की कब हुई थी और भारत की कब हुई थी, दोनों चीजों की आपको जानकारी होनी चाहिए कि दुनिया में सबसे पहली जनगणना कहां हुई और भारत में कब हुई। तो जब विश्व की बात आती है तो विश्व में भी 2 जनगणनाएं हुई थी, एक 1749 में स्वीडन द्वारा और 1790 में अमेरिका द्वारा। इन दोनों देशों ने जो है सबसे पहली जनगणना करवाई थी। बस अंतर यह है कि स्वीडन वाली जो जनगणना थी वो सबसे पहली थी, लेकिन उसने क्या है हर 10 साल पे नहीं करवाई, तो ये जो है केवल पहली जनगणना है। जबकि अमेरिका वाली जो है क्रमिक रूप से 10 की है जनगणना, 10 की है। एक दशक होता है 10 साल का समय, यानी कि अमेरिका हर 10 साल पे करवा रहा था,
तो ऐसी जनगणना जो हर 10 साल में होती है वो 1790 में हुई थी, और दुनिया की सबसे पहली जनगणना जो पूरे देश के आधार पर, हो सकता है इससे पहले किसी ने अपने मोहल्ले की जनगणना कर ली हो, गांव की कर ली हो, लेकिन देश की जब बात आती है तो स्वीडन का पहला नाम आता है। ठीक है, ये दोनों ईयर तो विश्व के मामले में हो गए। अब आती है भारत की बात, तो भारत में भी दो जनगणनाएं फेमस हैं, एक 1872 की और 1881 की, ये दो वर्ष। 1872 में पहली जनगणना जो करवाई थी वो उस समय हमारे जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में भारत की सबसे पहली जनगणना कराई गई थी, लेकिन उसके जो है तुरंत मतलब उसके अगले 9 साल बाद ही करवा दी गई थी। तो 10 साल के हिसाब से जो चली आ रही है वो हुई थी लॉर्ड रिपन के समय में। लॉर्ड रिपन के बाद जो ये 81 वाला ईयर है, आप देखते होंगे जितनी भी जनगणना इसके बाद 91 में हुई, 1901 में हुई, 1911 में हुई, 1921 में हुई, यानी कि ये 11 का जो है लास्ट वाली जो है एक डिजिट जो है ये चलती रही। जैसे अभी भी आप देखते हैं 2001 में हुई, 2011 में हुई, 2021 वाली होनी थी। आंकड़े जब आएंगे वो तब आएंगे क्योंकि कुछ काम हो चुका है, कुछ रुका हुआ है कोरोना की वजह से। तो हर 10 साल में होने वाली जनगणना जो है 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम में शुरू हुई थी। ठीक है, तो ये जनगणना के होने की बात हो गई। अब इसके अलावा ये जनगणना करवाता कौन है, किसके द्वारा जो है ये जनगणना कराई जाती है, तो इसके लिए एक कार्यालय है जिसको बोला जाता है रजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त। जनगणना आयुक्त, आयुक्त होता है कमिश्नर को कहा जाता है। ये एक कार्यालय है और ये कार्यालय काम करता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत। जो गृह मंत्रालय है, अभी कौन है हमारे गृह मंत्री? अमित शाह। सारे जो है पैरामिलिट्री वगैरह फोर्स जो है सब इन्हीं के अंतर्गत आती है। तो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो है एक कार्यालय है महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का, उसके द्वारा जनगणना कराई जाती है। ठीक है, अब इसके अलावा एक चीज और, भारत की जनगणना के इतिहास से संबंधित एक वर्ष है 1921। जब 1921 में जनगणना हुई तो ये एक खास डेटा निकल के आया कि जो हमारी, जैसे अभी मैंने बताया ना कि यहाँ पे वृद्धि दर निकाली जाती है कि भाई कितने लोग बढ़ गए, तो 1921 में एक बार ऐसा समय आया कि हमारी जो वृद्धि दर थी वो माइनस में चली गई, या कहा जाए ऋणात्मक हो गई, घट गई थी। हाँ, इसका मतलब ये होता है यानी कि जनसंख्या घट गई थी। उसके दो बड़े कारण थे, एक तो इस समय जो है आपदाएं बहुत सारी आई थी, प्लेग वगैरह फैल गया था, बहुत हजारों लाखों लोग मर गए थे, प्लस इससे तुरंत पहले आप देखते हैं वर्ल्ड वार हुआ था, जो विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध, तो उसमें भी हमारे बहुत सैनिक मारे गए थे, बहुत मारे गए थे, बहुत लापता हो गए। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे जो हमारी जनसंख्या है आपदा वगैरह की वजह से माइनस में चली गई थी, यानी कि घट गई थी, बढ़ने की बजाय घट गई थी। और इसी साल को जो है भारत की जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। महान विभाजक वर्ष 1921 को इसी को कहा जाता है, क्योंकि इससे पहले जो जनसंख्या थी उसका एक अलग पैटर्न था और 1921 के बाद बहुत तेजी से बढ़नी शुरू हो गई जनसंख्या। ठीक है, तो इसको जो है भारत का महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। ठीक है, एक तो ये यहाँ तक की हमारी चीज हुई। इसके अलावा जो है, अच्छा यहाँ लिख रहे हो साथ में, ये लिख लिया ना, ठीक है, बस ये महान विभाजक वर्ष जरूर लिख लेना, बहुत पूछा जाता है। महान जनगणना उसमें होती हर 10 साल पे होती है, अभी लिखवाऊंगा वो, ठीक है, इतना लिख लो यहाँ पे कौन कौन से कार्यालय द्वारा होती है, भारत में पहली कब हुई, ठीक है, और नियमित, इसको कहा जाता है भारत की पहली नियमित दशकीय, यानी कि हर 10 साल पे होने वाली वृद्धि दर, नियमित दशकीय, डिकेडल इंग्लिश में कहते हैं डिकेडल, दशकीय यानी कि हर 10 साल पे होने वाली। ठीक है, जो चीजें हैं जो छूट गई वो लिख लीजिए। और इसके बाद हम लिखेंगे जनगणना 2001 से 2011 के आंकड़े 2001 से 2011 के बीच में आंकड़े किस तरीके से बदले, इनके बारे में लिखेंगे।
चलो लिख, अगर लिख रहे हैं ठीक है। जनगणना 2001 से 11 के बीच के आंकड़ों में कैसे परिवर्तन हुआ। सबसे महान को पहले महान विभाजक वर्ष, इसका मतलब होता है महान विभाजक वर्ष। असल में क्या है ना, यहाँ से विभाजन हो गया, देखो इसको इंग्लिश में कहेंगे ग्रेट डिवाइडिंग ईयर, यानी कि इसने डिवाइड कर दिया। इससे पहले क्या है, जनसंख्या अलग तरीके से थी और उसके बाद बहुत तेजी से वृद्धि होनी शुरू हो गई। यानी कि इस वर्ष को 1921 को जो है ऐसा ईयर मान लें कि उससे पहले अलग टाइप की जनसंख्या थी, उसके बाद जो है अलग तरीके से जो है वृद्धि होने लगी, इसीलिए विभाजन कर दिया दोनों का, यानी कि अलग अलग कर दिया दोनों चीजों को। तो बस ये 1921 जो है महान विभाजक वर्ष प्लस ऋणात्मक वृद्धि, ऋणात्मक वृद्धि दर, इसके लिए जाना जाता है, ये बहुत पूछा जाता है। महान विभाजक वर्ष 1921। अब इसके बाद आंकड़े लिखेंगे, आंकड़े हेडिंग डाल दीजिए या केवल इतना डाल दो 2011 के आंकड़े। आंकड़े मतलब फैक्ट जो है, क्या क्या आंकड़े थे लिख लिया यहाँ तक सारा। हाँ जी ठीक। सीधे सीधे मंत्रालय भी पूछ लेता है कि किस मंत्रालय या किस विभाग द्वारा आंकड़े। अब इसके अंदर सबसे पहली चीज कि अच्छा एक चीज और बता दूं कि जब एग्जाम आएगा, एग्जाम में भले अभी 2021 निकल चुका है लेकिन 21 के कोई डेटा नहीं आया, इसलिए जो आंकड़े पूछे जाएंगे एग्जाम में वो 2011 के ही आएंगे। अभी तक लेटेस्ट डेटा जो है सरकार के पास 2011 का ही है, तो हमारे 2011 की ही जनसंख्या वो जनगणना मायने रखती है। तो इसके हिसाब से भारत की जो कुल जनसंख्या थी 121 करोड़ थी। पॉइंटों में आगे भी थी लेकिन पॉइंटों की आपसे नहीं पूछी जाएगी। 121 करोड़ कुल जनसंख्या थी भारत की, प्लस ये तो हो गई कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या। इसके बाद आते हैं दूसरी चीज कि भारत में वृद्धि कितनी हुई, तो इसको कहेंगे दशकीय वृद्धि दर। वृद्धि दर यानी कि 10 साल के अंदर कितनी वृद्धि हुई। 2001 से 2011 में कितनी वृद्धि हुई, तो उसकी बात जब आएगी तो 17.72% वृद्धि हुई। यानी कि इन 10 साल में जो पहले जनसंख्या थी 2001 में थी 2000 102 करोड़, उसमें जो है इतनी वृद्धि होगी 17% की। पॉइंटों का भी अगर आप याद ना रखें तो इतना ही याद रखिए 17% की वृद्धि हो गई उसमें। ये कितने टाइम में हुई, 10 साल में। कभी कभी ये पूछ लेता कि एक साल में कितनी हुई, तो उसको कहेंगे वार्षिक वृद्धि, वार्षिक वृद्धि दर, ईयरली, एक साल के अंदर कितनी वृद्धि हुई, ठीक है। तो उसके आधार पर जो है 1.64%, यानी कि इतनी जनसंख्या हर एक साल के अंदर बढ़ती चली जाती है भारत की। 2001 से 11 के आंकड़े हैं ये लगभग इतनी जो है 1.5% से भी ज्यादा जनसंख्या हर एक साल के अंदर जुड़ जाती है भारत में। अगला इसके बाद लिखो भारत की साक्षरता दर। साक्षरता दर यानी कि भारत में कितने परसेंट लोग पढ़े लिखे थे, लिटरेसी रेट। अच्छा इसके आंकड़ों में बहुत विवाद है। असल में क्या है ना, जनसंख्या के दो आंकड़े होते हैं, एक कच्चे आंकड़े एक पक्के आंकड़े, प्लस बहुत सारे ऐसे भी संस्थाएं हैं जो पुराने आंकड़ों के बाद अब कह रहे हैं कि भैया 2011 को जाए हुए तो 11 साल हो गए, तो कुछ लोग अपने अलग से आंकड़े देने लगे कि इतना बढ़ गया होगा। तो कितना बढ़ गया कितना नहीं हमें उस पर नहीं जाना, 2011 के ही हिसाब से हमें लिखना है, अपने दिमाग से नहीं कि जी हाँ 121 थी अब तो 20 बढ़ गई होगी 10 बढ़ गई होगी, भाई हमें पता थोड़ी है कितनी बढ़ी है, तो वो अनुमानों पे नहीं चलेंगे। हमारे लिए यही मायने है कि भैया अभी भी हमारे हिसाब से जो डेटा है हाँ ये है कि 2011 का डेटा है,
इस चीज को ध्यान रखना। सर ऐसा है कि जैसे इस साल मतलब इस साल का डेटा है ही नहीं इस ना। साल में अब तक कितनी जनसंख्या? हाँ तो यही है, ये 121 ही मानी जाएगी। 135 अगर उसके अंदर ये लिख दिया कि लगभग कितनी हो गई होगी, फिर ऑप्शन कुछ ऐसे आएंगे कि 80 करोड़ है, 130 करोड़ है, 170 करोड़ है या 200 करोड़ है, ऐसे ऑप्शन आएंगे। 36 करोड़ हो गई। हाँ 36, मतलब 130 से 140 के बीच के लगभग का कोई आंकड़ा आपको लगाना है, लगभग 140 के आसपास का। पहली बात तो खैर ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन अगर आ भी गया तो फिर बहुत दूर दूर के ऑप्शन बनाए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि जो आपको 130 भी दे देगा, 135 भी दे देगा, 140 भी दे देगा, 145 भी दे देगा। इस तरीके का ऑप्शन अगर बनाएगा, हाँ पास पास के नहीं होंगे, दूर दूर के होंगे। अगर ऐसे ऑप्शन आ गए तो फिर वो क्वेश्चन गलत माना जाएगा, क्योंकि आंकड़ा नहीं है अभी, ऐसा कोई ऑफिशियल आंकड़ा नहीं है। कुछ संस्थाएं अनुमान लगाती रहती है कि इतना हो गया होगा, उतना हो गया होगा, लेकिन अभी कोई ऑफिशियल आंकड़ा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो है वो मायने नहीं रखता हमारे लिए। दूर दूर के ऑप्शन आएंगे अगर ऐसा पूछ लिया, नहीं तो 2011 के ही आंकड़े पूछे जाएंगे, ये लिखने हैं, ठीक है। साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी रेट कितनी है, तो मैं पॉइंट वाले जो है छोड़ रहा हूं, मैं राउंड फिगर वाले ले रहा हूं, केवल 72%। 72% जो है भारत में साक्षर लोग थे। अच्छा, साक्षर और शिक्षित में भी अंतर होता है। साक्षर मतलब केवल बेसिक पढ़ाई जानता है। 72% है, अगर इसके अंदाज को हम कुछ और लगा दें, यही है, इसमें अंदाज नहीं लगाना है। ये 72 है, 2011 का आंकड़ा यही है, यही मायने रखता है, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ पूछा जाता है कि पुरुष साक्षरता दर कितनी है और महिला साक्षरता दर, दोनों का पूछा जाता है। तो महिला तो यहाँ इस क्लास में भी कोई बैठी नहीं है, लेकिन पुरुष है, तो आप बताओ कितनी है, पता होनी चाहिए साक्षरता दर। हाँ, पढ़े लिखे लोगों का परसेंटेज कम से कम 50। एक बार पीसीएस के एग्जाम में पूछ लिया था कि पुरुषों में और महिलाओं में अंतर कितना है, उनकी पढ़ाई का जो स्तर है या परसेंटेज है उसमें अंतर कितना है। 75% महिलाओं में, 25%। 75? अच्छा, अनुमान लगा के बताओ। चलो 100%, 75% महिला, 25% वो साक्षरता मत डालना। नहीं, इन दोनों में अंतर बता देता हूं, वो है 16%। 16% का मतलब, अब ऐसा नहीं कि महिलाओं को अलग लेके उनको महिलाओं का निकाला जाएगा, यहाँ टोटल में ही देखा जा रहा है कि टोटल जनसंख्या में कितना है। तो पुरुषों का जो है, पुरुषों का हम मतलब अलग से ही निकाला जाएगा। पुरुषों का जो परसेंटेज है, अभी 16 का मैंने अंतर बताया दोनों में, तो अगर इसको आधा कर दो तो 8 रह जाएगा। अगर 8 जोड़ दिया जाए भारत की उसमें साक्षरता दर में, तो पुरुषों की आ जाएगी, और 8 घटा दोगे तो महिलाओं की आ जाएगी। तो अब बताओ पुरुषों की कितनी होगी 8 जोड़ोगे, इसमें जो है ना भारत वाली 80%, बिल्कुल सही। और महिलाओं वाली 54 या 64, ऐसा गड़बड़ मत करना भाई, 64%। महिलाओं की जो है 64% आ जाएगी। 8 जोड़ना है और 8 घटाना है, बस इतना ही। हाँ, इतना आ जाएगा। इसके अलावा एक और चीज पूछी जाती है, जनघनत्व। जनघनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी। अच्छा, जनघनत्व, अच्छा लिख रहे हो, चलो साथ में लिखते भी चलो। जनघनत्व का मतलब होता है कि कितने लोग या जन जो है, यानी कि मनुष्य जो है कितने घने हैं, कितने अपने आसपास में हैं। अभी इसी के पॉइंट चल रहे हैं, जैसे ये पॉइंट चल रहे थे ना, ऐसे ही है, बस उस साइड में लिख रहा हूँ। जनघनत्व यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी, कितने ज्यादा लोग घने। ऐसा समझो कि जैसे ये जितनी बड़ी क्लास है, इसमें मान लो 50 बच्चे बैठे हैं, इतनी बड़ी एक क्लास साइड में है, उसमें 5 बच्चे बैठे हैं, तो घने किस में बैठे होंगे, इस वाले में जिसमें 50 बैठे हैं। तो यहाँ पे वही है, ठीक है, घनत्व मतलब कितने घने बैठे हैं, उस तरीके से। तो पूरे भारत के लिए अगर निकाला जाए तो 382 व्यक्ति, 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में इतने लोग बैठेंगे। अगर पूरे भारत में सारे लोगों को बराबर दूरी पे बैठा दिया जाए, 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। और उत्तर में किलोमीटर स्क्वायर यहाँ होता है, ऐसा क्यों होगा भाई, ये यहाँ है यही आएगा, बिल्कुल, और क्यों आएगा। अब बिना मतलब तो उसका मात्रा चेंज कर देंगे, ऐसा नहीं। ये चीज थोड़ी पूछ, किलोमीटर थोड़ी पूछना चाह रहा है वो तुमसे, वो यहाँ ये पूछना चाह रहा है कि संख्या कितनी है। आंकड़ा जो लगाएं क्वेश्चन में, तो 121 करोड़ वाले में लगा सकते हैं। हाँ, 121 के आधार पे बाकी जो तुम लिखवाना, बाकी यही रहना सब, यही रहेगा, बिल्कुल। आप जो सही आंसर होगा वो इन्हीं के हिसाब से होगा। तो ये इतना हो गया।
अब अगला है लिंगानुपात। लिंगानुपात यानी कि पुरुष और महिलाओं का अनुपात कितना है, कितने पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं, इसका मतलब ये होता है। और इसको निकाला जाता है, इसका मात्रक लिख देता हूं पहले मैं, स्त्री प्रति 1000 व्यक्ति या पुरुष, 1000 पुरुष, यानी कि 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं बैठ रही हैं, उसके आधार पर जो लिंगानुपात है वो भारत का वो है 943 2011 का 943, यानी हाँ महिलाओं की संख्या। हाँ 57 मिनट के जो भी वीडियो में जो बोलना चाहो थोड़ा सा सोच समझ के बोला करो, मतलब है तो है भाई, यही सच्चाई। स्त्री हाँ। जो 1000 पुरुष 1000 पुरुषों पे इतनी स्त्री है, अगर पूरे भारत में स्त्री और पुरुषों का अनुपात देखा जाए तो, ठीक है, यानी कि 1000 पुरुषों के सामने जो है 943 स्त्रियां ही रही। और ये भी अभी इसमें भी चेंज हो रहा है, बहुत सारे राज्यों में तो ये घटना शुरू हो गया है बहुत ज्यादा, हाँ दिक्कत होने लगी है, ठीक है। अच्छा कभी कभी एक चीज और पूछ लेता है कि भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है जनसंख्या के आधार पर, जिला हाँ जिला, सबसे बड़ा जिला और सबसे कम वाला जिला, अधिकतम और न्यूनतम। तो जब अधिकतम की बात है जिले के आधार पर, तो सबसे बड़ा जिला है ठाणे। कौन से राज्य में पड़ेगा ये? मुंबई में, मुंबई तो राजधानी महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में राज्य है महाराष्ट्र। मैंने उधर सती को बताया उस समय वाली ट्रेन चली थी मुंबई से ठाणे तक। मुंबई से ठाणे, बिल्कुल। देखो आंसर आना चाहिए, और ऐसे ही जब जोड़ जोड़ के पढ़ोगे ना तो बहुत सारी चीजें आपस में जुड़ती चली जाती है। 8 अप्रैल 1853 में थी। बिल्कुल। अब न्यूनतम वाला मैं लिख रहा हूँ। अब अगर आपको एक नदी का नाम ज्ञान होगा तो तुम उसका राज्य भी बता दोगे। राज्य, उसका जिले का नाम है दिबांग घाटी। दिबांग घाटी नदी का नाम मैंने लिखवाया दिबांग, अगर याद हो तो कौन से राज्य में थी? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लिखवाई है। नहीं, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में है दिबांग घाटी, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। दिबांग और लोहित दो नदियां जब मिलती है तभी उसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। हाँ ये ठाणे सबसे बड़ा जिला, हाँ सबसे ज्यादा जनसंख्या इसमें है, सबसे कम जो है दिबांग घाटी में है। लेकिन ये तुमसे नहीं पूछेगा कि कितनी जनसंख्या है, क्योंकि उतना डीप में नहीं जाएगा, वो रिसर्च थोड़ी करवानी है तुमसे, ठीक है, उतना डिटेल में नहीं जाएगा। बेसिक। इधर वाला लिखिए, इस साइड वाला लिखिए। हाँ जी ठीक है, उधर वाला उतारते रहो, इधर वाले में एक चीज और मैं लिखवाता हूँ। तो देखो भाई क्या चीज होगी। ये इतना ही करें, क्लास का टाइम हो गया।